नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी राजनीतिक कहावत है, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर जाता है। यह कहावत इसलिए है क्योंकि यूपी देश का ऐसा सूबा है जहां लोकसभा की सबसे अधिक सीटें हैं, 80 सीटें। यूपी ऐसा सूबा है जहां से बीजेपी को 2014 में 71 सीटें मिली थी। एनडीए की बात करें 73। 2019 में भी बीजेपी को 62 सीटें मिली। पूरी ताकत लगाकर भी सपा बसपा का गठबंधन होने के बाद भी सपा और बसपा को सिर्फ 15 सीटें मिली और खुद राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। इस बार फिर से यूपी पर सबकी नजर है और यूपी इस बार खास मायने इसलिए भी रखता है क्योंकि यूपी में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अब से चंद घंटे बाकी है। बीजेपी के तमाम नेताओं का, दिग्गजों का जमावड़ा है। अयोध्या में बीजेपी ने ऐसी ताकत झोंकी है कि हजारों लोगों की मौजूदगी है। चैनलों पर लगातार राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अखंड कवरेज है। मोदी 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 और जय श्री राम के नारों की गूंज है और इन सब के बीच बीजेपी की कोशिश है कि देश भर में माहौल राममय बने और चुनाव 2024 का, जिसके लिए वक्त अभी 2.25 2.5 महीने बाकी है, राम के नाम पर हो जाए। जो पार्टियां, जो विपक्ष के नेता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जा रहे, जिसमें कांग्रेस ने, जिस तरह से कांग्रेस ने जाने से इनकार किया, कुछ वजह बताकर कि यह पॉलिटिकल इवेंट है इसलिए हम ससम्मान इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, उसके बाद बीजेपी के सभी नेताओं के निशाने पर कांग्रेस है। तो यूपी हम इस बार पिछले चुनावों से ज्यादा है और इसलिए भी क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी और मीडिया का ज्वाइंट वेंचर देश में ऐसा धार्मिक माहौल बनाने में जुटा है जिसमें सारे बुनियादी मुद्दे किनारे हो जाए। न महंगाई पर बात हो, न बेरोजगारी पर बात हो, न खेती पर बात हो, न किसानी पर बात हो, न किसी और मुद्दे पर बात हो तो राम पर बात हो तो धर्म पर बात हो तो दो खांचे में राजनीति की बात हो। एक जिन्हें कहें कि हम राम को लेकर आए हैं और एक जिन्हें साबित किया जाए, जिन्हें जनता की नजर में बताया जाए कि ये रामद्रोही लोग हैं, ये सनातन विद्रोही लोग हैं। और जैसा कि मैंने कहा, बीजेपी और मीडिया का ज्वाइंट वेंचर लगातार 2.25 महीने तक यही नैरेटिव देश में सेट करने की कोशिश करेगा। हर घर में, चैनल में आप देख रहे होंगे क्या देश में चल रहा है, क्या चैनल में चल रहा है। तो इस बीच ऐसे मौके पर यह सवाल बहुत अहम है कि इस बार 2024 में क्या होने वाला है। यूपी के संदर्भ में बात करें तो यूपी की 80 सीटों में किस पार्टी का कितना वर्चस्व होगा। यूपी में बीजेपी के सामने विपक्ष किन मुद्दों के साथ उतरेगा। यूपी में बीजेपी और बीजेपी के गठबंधन के सामने इंडिया गठबंधन किस ताकत से उतरेगा, किस नैरेटिव के साथ उतरेगा। क्या इंडिया गठबंधन साझा उम्मीदवार खड़ा करने के लिए सहमति बना पाएगा जिसमें कांग्रेस, सपा और आरएलडी है। अखिलेश यादव और आरएलडी के गठबंधन की खबरें आ चुकी। अखिलेश यादव ने ऐलान कर दिया कि हमारी साझा रणनीति बन रही है। तस्वीरें आ गई अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की। खबरें आई कि जयंत चौधरी को 7 सीटें अखिलेश यादव की तरफ से उनके लिए छोड़ी जा रही है। लेकिन कांग्रेस इन सब के बीच मीटिंग्स की खबरें आ रही है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग्स समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हो रही है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई जानकारी नहीं आई। इस बीच मायावती का भी ऐलान हो गया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो इसलिए सवाल बहुत अहम हो गया कि बीजेपी के सामने एक मायावती और एक इंडिया गठबंधन, उस इंडिया गठबंधन में अभी कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर लड़ेगी, अभी तय नहीं। तो क्या बीजेपी के लिए 2024 का चुनाव 2014 और 2019 के मुकाबले ज्यादा मुश्किल पैदा करेगा, या विपक्ष के लिए 2014 और 2019 की तरह इस बार बीजेपी यूपी में विपक्ष के सामने बीजेपी ज्यादा भारी पड़ने वाली है। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल खास तौर से कांग्रेस के संदर्भ में आज मैं पूछने की कोशिश करूंगा, जानने की, क्योंकि कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी ये तय नहीं। साझा गठबंधन की बैठकों के बाद भी, गठबंधन और सीट शेयरिंग के लिए मीटिंग्स के बाद भी अभी कुछ तस्वीर साफ नहीं। और जैसा कि मैं कहा, प्राण प्रतिष्ठा में चंद घंटे बाकी है। तो बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनका नाम है अजय राय। और अजय राय बनारस की एक सीट से 5 बार विधायक रहे,
बनारस के दिग्गज कद्दावर नेता हैं, बनारस के क्या यूपी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हालांकि उनका अतीत बीजेपी का रहा है, 3 बार बीजेपी से भी विधायक रहे, 1 बार निर्दलीय रहे, 1 बार कांग्रेस से भी रहे, और इस वक्त अजय राय प्रदेश में कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं। खास बात यह भी है कि अजय राय 2014 में और 2019 में काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, हालांकि 14 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे, चुनाव मैदान में लोकसभा चुनाव में उतर चुके हैं। 14 में बुरी तरह से हार हुई, 19 में भी हारे, लेकिन अब अजय राय के हाथ में कमान है कांग्रेस। और अजय राय को आज मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि जब कांग्रेस नेताओं ने कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा के आमंत्रण को ससम्मान अस्वीकार करते हैं क्योंकि एक पॉलिटिकल इवेंट है, तब अजय राय ऐलान कर चुके थे कि हम जाएंगे, सरयू में स्नान करेंगे मकर संक्रांति के दिन। और अजय राय गए भी, उनके साथ फिर दिल्ली से भी कुछ कांग्रेस नेता गए, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा और सुप्रिया सुले और कुछ कांग्रेस नेता। तो अजय राय तो गए, लेकिन इन सब के बाद जनता कांग्रेस के निमंत्रण स्वीकार करने को किस रूप में देख रही है, और जो प्राण प्रतिष्ठा के बाद विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती आ रही है, उससे विपक्ष लड़ेगा कैसे, और ये कि कांग्रेस, सपा और आरएलडी के गठबंधन की तस्वीर कब साफ होगी, और ये क्या मुद्दे लेकर कांग्रेस जाएगी यूपी चुनाव में, कांग्रेस या इंडिया गठबंधन। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। अजय राय जी, स्वागत है आपका, नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद आपको। पहला सवाल तो अजय जी यही है कि आप तो सरयू में डुबकी लगाकर आए, दीपेंद्र हुड्डा भी, और भी अखिलेश प्रताप सिंह और कुछ नेता, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा का अखंड कवरेज आप देख ही रहे होंगे, आपको पता होगा कि बीजेपी ने कैसे राम मंदिर के पूरे नैरेटिव को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया, जो एक धार्मिक मुद्दा हो गया राजनीतिक मुद्दा के सामने। तो क्या सोच रहे हैं, कैसे मुकाबला करेंगे? कुछ जहन में आ रहा है या चिंता भी है, या मान रहे हैं कि हम कुछ काट निकालेंगे, तोड़ निकालेंगे? देखिए, ऐसा है, हम सब लोग धार्मिक हैं और काशी से आते हैं, बाबा विश्वनाथ की नगरी से, जहाँ मानना है कि कण कण में शंकर है, कण कण में शंकर विराजमान है। और यहाँ हर हर महादेव होता रहता है। एक तरफ मंदिरों में घंटियां बजती हैं, हर हर महादेव होता है, दूसरी तरफ काशी में अजान होता है। इसको कहा गया है गंगा जमुनी तहजीब की नगरी है काशी। माँ गंगा के जल से बाबा विश्वनाथ का अभिषेक और मुसलमान अपना वजू भी करता है। तो निश्चित तौर से जो हम लोग तय किए कि हम सब लोग राम के भक्त हैं, राम जी की कृपा हम सब पर है, तो 15 तारीख का दिन सबसे शुभ दिन होता है सनातनियों के लिए, क्योंकि ऐसा ये पर्व है मकर संक्रांति का, जिस दिन स्नान करके, दान पुण्य करके और दर्शन पूजा पाठ किया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। कहीं पोंगल के रूप में, कहीं मकर संक्रांति और कहीं लोहड़ी के रूप में। जो हम लोगों ने तय पहले से करके रखा हुआ था, और उस पे हम सब लोग बाकायदे जाते हैं, सरयू जी में स्नान करते हैं, वहां से हनुमानगढ़ी दर्शन करते हैं, रामलला का दर्शन करते हैं। रामलला जहां पर गर्भगृह, जो गर्भगृह में जहां पे भगवान विराजमान है, वहां दर्शन करके हम लोग फिर वहां से गए। जो सत्येंद्र दास जी, जो रामलला के सबसे पुराने पुजारी हैं, उन्होंने अपने घर पर हम लोगों को खिचड़ी भोज कराया। उनके घर पर खिचड़ी भोज किए हम लोग सत्येंद्र दास जी के। फिर वहां से उसके बाद हम लोग गोरखपुर को गए। तो ये इनके कहने से, आप जो बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा माहौल बना रखा है, ये केवल टीवी और मीडिया में चल रहा है अजीत जी। आप देखेंगे ये झंडे बांट रहे हैं। मैं भी लगातार शहर में घूम रहा हूँ, लगातार मैं भी बनारस और लखनऊ से आ रहा हूँ। ये जो जो सूरत से ये झंडा प्रिंट करा के भेजे हैं गुजरात से, मोदी जी और इनके जितने भी व्यापारी गण हैं, दुकानों पर झंडे हैं। आप घरों पर जरा कैमरा दिखवा लीजिएगा कि अपने घरों पर कितने लोगों ने वो झंडे को टांगा है। अगर भगवान के प्रति आस्था है, भगवान के प्रति अगर समर्पण है, तो वो झंडे आपको देने नहीं पड़ेंगे, लोग खुद से बनाकर और वो खरीद कर लाकर टांग देंगे। ये इवेंट बन के रह गया है। अभी मैं एयरपोर्ट से आ रहा था, अविनाश पांडे जी आए थे, उनको छोड़कर छोटे-छोटे ये यात्राएं निकाल रहे हैं। उसमें अभी पीएसी बैंड लगा के रखा था इन्होंने कचहरी के पास। मुश्किल से 20-25 आदमी वो झंडा लिए जय श्री राम का नारा लगा के जा रहे थे। आम जनता का लगाव जुड़ा इसलिए नहीं हो रहा है कि जो सबसे बड़ा प्रश्न कर दिया हमारे चारों शंकराचार्यों की तरफ से जो बात आ गई कि शंकराचार्य इस कारण से जो कारण उन्होंने बताए, चाहे स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य जी बद्रिकाश्रम के, चाहे निश्चलानंद जी पुरी के,
उन लोगों ने जो कारण बताए, उस कारण से जनता के अंदर ये बात आ रही है कि ये तो भाई ये संत संत महात्माओं का काम है, शंकराचार्यों का काम है, वो भी मोदी जी करेंगे, वो भी राजनीतिक रूप से किया जाएगा। अजय जी 4 में 2 ने तो फिर उसके बाद कहा कि हम प्राण प्रतिष्ठा के एक तरह से मंदिर में जो हो रहा है उनसे एतराज नहीं है। 2 के बयान रह गए। एक नहीं तो वो जा रहे हैं, नहीं वो जा लोग नहीं जा रहे रहे हैं हैं मतलब हाँ नहीं जा रहे, ठीक है, लेकिन ये इस पर हम काफी विमर्श कर चुके हैं। मैंने खुद इंटरव्यू किया अभी मुक्तेश्वरानंद जी का, उस पर हम विमर्श कर चुके हैं। अब जरा हम पॉलिटिकल आपसे समझना चाहते हैं कि जो हो रहा है अयोध्या में, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। अब जाहिर है, मैंने कहा कि चैनलों पर लगातार कवरेज है, देश में माहौल बनाने की कोशिश बीजेपी इसके अलावा अब कोई काम ही नहीं करेगी। अब 2-2.5 महीने तक ऐसे ही माहौल बनाया जाएगा। छुट्टियां भी हो गई कल, और उसके बाद अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में बीजेपी के सांसदों को जिम्मेदारी दी जाएगी। सैकड़ों हजारों लोगों को हर रोज अयोध्या लाया जाएगा। मैंने आपसे पूछा कि राम मंदिर के इस मुद्दे को, जिसे बीजेपी ने बनाने में कामयाबी हासिल की दोबारा इतने सालों बाद, और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये खास तौर बीजेपी से, ने नहीं किया, ये हाँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीजेपी का नहीं, किसी की सरकार होती, जो भी सरकार में होता, चाहे वो कांग्रेस होती, चाहे वो कोई दल की सरकार होती, अगर सुप्रीम कोर्ट का माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होता, तो वो सरकार उस मंदिर को बनाती। मैं ये मंदिर बनाने की अभी जैसे बात नहीं, मैं तो सर्वोच्च मुद्दे न्यायालय की का बात आदेश। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं कि बीजेपी ने मुद्दा बना दिया। वो अपने देश में यही लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो भव्य मंदिर बना वो प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी और संघ और वीएचपी ने मिलकर बनाया। जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना। प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। विपक्ष के जो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, उसके नेताओं ने पॉलिटिकल इवेंट कहकर आने से इनकार कर दिया। यही नहीं, मैं गया नैरेटिव तो अभी से लोकसभा चुनाव तक चलेगा। मैं आप गया उस नैरेटिव की काट आपके पास क्या है? आपके पास क्या मुद्दा है जिससे लोगों को कहें कि ये इससे बड़ा मुद्दा ये है, और लोग आपकी बात पर यकीन करें? मैं तो ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए ऐसा है, पहली बात मैं अब सीधे कहना चाहूँगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से मंदिर का निर्माण हो रहा है और किसी भी पार्टी की सरकार होती, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश होता तो मंदिर का निर्माण हो रहा। और आपको बता दें कि जो ये मुद्दा बना रहे हैं, ये मुद्दा ये धार्मिक भावनाएँ हैं। ये मैंने कहा ना कि आस्था का विषय है। आस्था हमारी होती है, हम उस दिन आस्था हमारी है, तो मकर संक्रांति के दिन इतना ठंडक पानी था, उसके बाद भी आस्था हमारी है। हम लोग आस्थावान लोग हैं। हम लोग कोई दिखावटी राजनीति नहीं करते कि जी वो तो कंबल में आप लोग उसको इसलिए डुबकी लगाने चले गए कि अब यहाँ निमंत्रण भी अस्वीकार कर दिया, देश में ऐसा माहौल बने, इसलिए चलो डुबकी लगा लो। दीपेंद्र नहीं, हुड्डा भी नहीं, यहाँ से ये चले गए और लोग अरे ये चले तो गए। हम पहले से अयोध्या जाते रहे, बचपन से पिताजी हम लोग को लेके जाते रहे हैं। और कई मतलब जाने कितने बार हम लोग जाके वहाँ कनक भवन से लेके दर्शन किए हुए हैं, एक बार नहीं गए हैं। तो ये हमारे हमारे काशी के लोगों के ज़हन में है और हम सब लोग बता रहा हूँ कि हम सब लोग वहाँ दर्शन पूजा-पाठ पहले से तय था कि जाना है, दर्शन करना। हाँ, ये जो माहौल मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, आप देखिएगा ये धार्मिक भावनाएँ जब आप वो स्वयं खुद से लोग जब से लोग आगे बढ़कर नहीं इसमें साथ आएँगे, आपके झंडा बाँट देने से, टीवी और मीडिया में और अखबार में छपवा देने से, बड़े-बड़े ऐड छपवाए जा रहे हैं। मैं गाड़ी में सुन रहा था, उसपे एफएम पे आ रहा है, प्रचार आ रहा है। अब भगवान का प्रचार एफएम पे होगा? भगवान तो हर जगह कण-कण में विराजमान है। राम-राम कहाँ नहीं है, अब उसका एफएम पे प्रचार हो रहा है कि एक भैया वो सब सही है अजय जी, वो सब सही है, प्रचार भी हो रहा मैं है, आ रहा हूँ, विज्ञापन भी है, मैं आ पूरे रहा हूँ, पन्ने भी है। हाँ, मैं मैं आप ही ये पूछ आ रहा रहा हूँ हूँ। आपके पास काट क्या, आप क्या नहीं, कहेंगे जिससे, मैं हाँ जी। मैं आप ही के सवाल का जवाब पहले आप पूरी बात हो जाने दीजिए। इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो आस्था का विषय से पहली बात मार्केटिंग न किया जाए, इवेंट न किया। मैंने कहा ये इवेंट है। जो पार्टी ने हम्म। कहा था सही कहा था, इवेंट है और ये मार्केटिंग है। इसकी काट आम जनता जुड़ नहीं रही है। आम जनता को देख लीजिए जितने भी ये बड़े-बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, किसी कार्यक्रम में आम जनमानस का कोई झुकाव नहीं है, लगाव नहीं है। वही लोग हैं जो इवेंट कराने वाली बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, वही काम करा रही हैं। उसी से लोग जुड़ रहे हैं और इसकी काट यही नौजवान, यही बेरोजगारी, यही महँगाई, जो आज ये चीज़ें चल रही हैं, किसान परेशान है। किसान को आज उसकी जो फसल का उसको उचित मूल्य नहीं मिल रहा, गन्ना के भुगतान नहीं किए, ये सारे इश्यूज़ इनको आने वाले समय में इसको आम जनता को जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, भगवान राम हम घर में पूजा करते हैं, घर में भी दिया जलाते हैं। तो ये सारे इश्यूज़ निश्चित तौर से 2024 में बनने वाले हैं। इन्हीं सब इश्यूज़ को दबाने के लिए
ये पूरी मार्केटिंग और इवेंट का काम ही किया जा रहा भाई लेकिन आप उस इवेंट, अगर आप उसको पॉलिटिकल इवेंट कहते हैं अजय राय जी, तो भाई आप उसके, आपको जनता को बताना पड़ेगा ना कि आपके पास ये जवाब है और जनता पर यकीन करे। क्योंकि देखिए, आप ये कह देने भर से अजय जी कि वहां सिर्फ झंडे बांटे जा रहे हैं उतने ही लगे, ऐसा नहीं है। मैं भी घूमकर 20 किलोमीटर आया हूं, और वो जैसे भी हो, लोगों को धर्म भीरू बनाकर, लोगों की धार्मिक भावनाएं जगाकर, लोगों में ये भरकर, जैसे भी भरा जा रहा हो, व्हाट्सएप के जरिए, मीडिया के जरिए, विज्ञापन के जरिए, प्रचार के जरिए, जैसे भी ये भरा जा रहा है कि ये राम को लेकर आने वाले हैं, और यही गाना घर घर में बजाने की कोशिश हो रही है। तो मैं तो अजय जी ये समझना चाह रहा हूं विपक्ष से, चूंकि आप पीसीसी चीफ है, आप कैसे उसकी काट करेंगे? अब 2.25 महीने बच गए। ये है। देखिए, महंगाई, बेरोजगारी तो आप कह ही रहे हैं पिछले 5 साल से, या 9 साल, 9.5 साल से। राम को लाने वाले राम को ये लेकर आएंगे। राम तो हर जगह कण कण में विराजमान है, यही इनके लिए भारी पड़ने वाला है। भगवान राम को लाने वाले ये नहीं ला सकते। भगवान राम तो विराजमान है ही है, और जो वहां पर पहले से जो मूर्ति वहां पर प्राण प्रतिष्ठित है, रामलला की मूर्ति जो गर्भगृह में, मैं समझता हूँ कि वहां प्राण प्रतिष्ठित जब मूर्ति रखी हुई है, उसको कहाँ रखेंगे आप? उसको किस जगह पे स्थान पर रखेंगे? तो ये सारी, मैं समझता हूँ कि जो चीजें कर रहे हैं जनता समझ रही है। केवल मीडिया और अखबार के माध्यम से चीजों को आप घुमाना चाहेंगे, ये बहुत चीजें आगे चलने वाली नहीं है। अजय जी, आप देखेंगे निश्चित आम जनता अपने अधिकार की बात, अपने जो हमारे चीजें हमें चाहिए, मूलभूत जो चीजें हैं, उसके लिए ये बात उठ रही है। और आम घर घर में चर्चा भी, कुछ लोग मुझसे मिलने आए थे, वो ये बात बोल रहे थे, और सब पढ़े लिखे लोग हैं, वो सब ये सारी बातें बोल रहे हैं। अब ये चीजें उठ रही हैं कि ये केवल और केवल मुद्दों को भटकाने के लिए किया जा रहा है कि भगवान राम को लेकर आएंगे, भगवान राम को लेकर आएंगे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनका अनुसरण करके ये पूरा समाज चलता है, पूरा समाज चल रहा है उनके दिखाए हुए रास्ते पर। तो ये मैं समझता हूँ कि यही इनके लिए अति है। अति किसी चीज की नहीं चलती, ये अति हो चुकी है इनकी। ये आपको लगता है अजय जी, जैसे आप तो डुबकी लगाए हैं वहां से सरयू में मकर संक्रांति में, लेकिन ये आपको लगता है जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने जैसे एक स्मार्ट तरीके से जवाब दिया, प्राण प्रतिष्ठा की शुभकामनाएं भी दी चंपत राय को, और उसके बाद कहा हम लोग उसके बाद सपरिवार आएंगे। शरद पवार ने भी शुभकामनाएं दी और एक दूसरे ढंग से जवाब दिया, जिसमें कोई न आने या आमंत्रण ठुकराने या स्वीकार करने या पॉलिटिकल इवेंट ऐसा कोई बयान नहीं था। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि कांग्रेस को भी इस तरह से निमंत्रण ठुकराने और पॉलिटिकल इवेंट करने की बजाय कोई अखिलेश यादव और शरद पवार वाला रास्ता अख्तियार करना चाहिए था। तो शायद बीजेपी उस तरह से कांग्रेस को टारगेट नहीं कर पाती, या ये छवि मीडिया के जरिए नहीं बनाने की कोशिश में कामयाब होती कि ये कांग्रेस राम की विरोधी है, जो कोशिश हो रही है। अजय जी, देखिए, ऐसा है, जो उन्होंने, मैं कहना ये चाहूंगा कि हम तो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रदेश कांग्रेस के, और उत्तर प्रदेश में चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के। तो जब प्रदेश अध्यक्ष वहां चला गया और भगवान का दर्शन करके और बकायदे वहां डुबकी लगा के दर्शन करके, तो मैं समझता हूं कि उसमें निमंत्रण जो आया उसको तो हम लोग पहले से उस चीज को पहले ही चले गए, पहले ही हम हो आए वहां, और हम दर्शन कर आए, और नहीं नहीं, दर्शन फिर आप वहां 22 के प्रदेश बाद। अध्यक्ष, लेकिन सोनिया गांधी, अधीर रंजन चौधरी, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो निमंत्रण गया मंदिर ट्रस्ट की तरफ से प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का, उसे तो अस्वीकार किया ना। उस पर नहीं बात हो नहीं रही है, उस पर लोग कह रहे हैं। नहीं, तो उस पे फिर हमारे नेतृत्व ने कहा ना कि हम आगे इस पे विचार करेंगे, हम इस इवेंट में नहीं जाएंगे, आगे विचार करेंगे, बोला नेतृत्व ने। और निश्चित हाँ। तौर से अयोध्या हम 22 के बाद भी जाएंगे, 22 के बाद दर्शन करेंगे, फिर डुबकी लगाएंगे, और जय सियाराम होगा, और दबाकर जय सियाराम होगा। भगवान राम इन्हीं के तो रही हैं, हम बिल्कुल जाएंगे, दर्शन करेंगे। हम थोड़े राजनीतिक सवाल गठबंधन पर आने से पहले एक सवाल और इसी पर, अजय राय जी देखिए, क्या होता है कि लोगों के दिमाग में कैसे चीजें भरी जाती है, लोगों तक कैसे पहुंचाया जाता है। और ये सच है कि धर्म भीरू जनता है, धर्म का नाम जब सामने आता है, भगवान राम का नाम सामने आता है, तो ऐसे लाखों करोड़ों लोग हैं जो, जिन्हें लगता है कि अरे ये मंदिर तो मोदी जी ने बनवाया। और यही कहने की कोशिश भी हो रही कि भव्य मंदिर, इतना बड़ा मंदिर, हमारे झोपड़ी में राम आए। वही गाना घर घर में बजाया जा रहा है या घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। तो मैं एक सवाल फिर इसी पर, कि ये इतना बड़ा सवाल, चुनौती विपक्ष के लिए 2024 के चुनाव में है या नहीं? राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, और अगर सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी इसको कहती है तो सनातन हिंदुत्व के लिए। देखिए,
मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इसको मुद्दा बनाना चाहते हैं 2024 के लिए, ये जो मुद्दा बना रहे हैं, यही इनके लिए सबसे ज़्यादा जो है घातक होने वाला है। क्योंकि भगवान का जो ये मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये आस्था के साथ जोड़ के रखिए। इनको अगर वहाँ पर भगवान को अगर चारों शंकराचार्य को बुलाकर उनसे स्थापित कराना चाहिए था, जो सबसे बड़े हमारे धर्म के रक्षक हैं, गुरु रहे, आदि शंकराचार्य की जो पीठ है, उनको बुलाना चाहिए था। उसको जो इश्यू बना रहे हैं, उसको जो ये मुद्दा चुनावी मुद्दा बनाएँगे, तो चुनावी मुद्दा आप देखेंगे जिस तरीके से ये बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव में इनको सफल हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आस्था का प्रश्न है, ये हमारी भावनाओं के साथ जुड़ी चीज़ें हैं और हम उसको उस तरीके से पालन करते हैं। हम उसको उस तरीके से हम उस पे काम करते हैं। जैसे हम लोग धारण करके रखते हैं, जनेऊ हमेशा ये पहन के रखते हैं। ये जो सबसे बड़ा सनातन होने का ये प्रमाण है या जो कह लीजिए ये दिखावटी नहीं होता। तो ये हम सब लोग उसको मानते हैं। इनकी तरह नहीं है, ये जो मुद्दा बनाना चाहते हैं, यही मुद्दा इनके लिए देखिएगा सबसे बड़ा घातक होगा और यही इनके लिए सबसे बड़ा परेशानी का सबब बनेगा। अरे क्योंकि जनेऊ आप जनता दिखा रहे हैं अजय जी, जनेऊ पहनने से थोड़ी होता है भाई। वो तो राहुल गांधी के लिए भी सुरजेवाला ने 2017 में कह दिया था, चुनाव में 17 ही था शायद, गुजरात चुनाव के समय कि राहुल गांधी जनेऊधारी ब्राह्मण है। तो जनेऊधारी ब्राह्मण या जनेऊ दिखाने की बजाय लोग बीजेपी, मैं बीजेपी बोल रहा हूँ, बीजेपी मीडिया का ज्वाइंट वेंचर बता रहा हूँ, वो तो यही कहेंगे कि असली तो हिंदू और हिंदुत्व के हृदय सम्राट मोदी जी हैं। ये सब लोग तो देखिए ऐसा है कि जो हिंदू होता है ना वो अपनी चीज़ों को पहली बात तो मार्केटिंग करता नहीं है। जो भी आप देखेंगे जितने संत सन्यासी हैं, आप किसी को भी देखेंगे तो वो मार्केटिंग नहीं करते। जितने भी आप उठाकर किसी को भी देख लेंगे या जो भी राजनीति में जो भी पूजा-पाठ करने वाले लोग हैं, वो अपनी मार्केटिंग नहीं करते। वो अपना गए, पूजा-पाठ किया, दर्शन किया और अपने गंतव्य को गए। ये पूरी तरीके जिस तरीके से चल रहा है साउथ से जो नाटक चल रहा है, जो ढकोसलेबाजी चल रही है, वो जनता देख रही है। समझ हम्म, रहे हैं लोग कि इस हम्म, तरीके से चीज़ें ये करते चले आ रहे हैं। तो ये हम्म। बार-बार एक ही चीज़ पर आप लेकर जैसे चुनाव हुआ था, तो वहाँ जाकर केदार जी में वहाँ पे किसी खाई उसमें किसमें बैठ गए थे जाके अंदर गुफा में जाके बैठ गए थे। वहाँ तपस्या भी करने केदारनाथ लगे गुफा। थे। हाँ, केदारनाथ गुफा में बैठ गए थे और वहाँ कैमरा भी लग गया था गुफा में चारों तरफ से और वो भी प्रचार हो रहा था। तपस्या कर रहे हैं, कैमरा की क्या ज़रूरत है तपस्या में? हम्म, आप बताइए तपस्या में कैमरे की क्या ज़रूरत है? आप भी सीनियर पत्रकार हैं इतने। अरे भाई अगर तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करके बाहर आइए तब ना फ़ोटो खिंचवाइए। अब वहाँ हम्म। कैमरा चल रहा है, एक तरफ आँख मूंद के अब आँख भी मूंदे हैं और कैमरा भी चल रहा है। ये क्या है? ये जनता बार-बार ये सब चीज़ों को नहीं देखती। ये नहीं, वो सब ब सही है, आज वो जो सब चीज़ें सही चल रही हैं, ये है। हाँ। ज़रूरत से ज़्यादा ये आप देखिएगा ये ज़रूरत से ज़्यादा जो अति किसी चीज़ की होती है, ये अति हो रहा है और अति भारी पड़ने वाला है। नहीं, वो आप सही कह रहे हैं, वो सब आपकी बात सही हो सकती है कि होगी, होगी। केदारनाथ की गुफा में भी कैमरा होता है। जितनी कहाँ से जगह होगा? मंदिर मोदी जा रहे हैं पिछले 9 दिनों से, 10 अरे दिनों भैया से, तो हर जगह लगवाया गया कैमरे होगा हैं। कैमरा ना, कैमरा वहाँ कहाँ से आ जाएगा? नहीं, वो मोदी जी जहाँ होते हैं कैमरा होता है, वो कल तो वहाँ सैकड़ों कैमरे होंगे। और दूसरी बात, मैं फिर चूंकि जनेऊ आपने दिखाया, देखिए हिंदू जो लोग हैं या जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं, उसमें सैकड़ों पचासों ऐसी जातियां हैं जो जनेऊ नहीं पहनती हैं। उसमें एससी है, उसमें एसटी है, उसमें ओबीसी, बहुत सारी नहीं, जातियां हैं, नहीं, मैं वो जनेऊ नहीं पहनती हैं, मैं लेकिन वो मानती हैं कि हम हिंदू हैं और वो ऐसे मौकों पर बीजेपी के साथ हो सकती है और होंगी। यहाँ सवाल जनेऊ और ब्राह्मण का नहीं है अजय जी। मैं जनेऊ की बात नहीं दिखाना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोग काशी के लोग हैं। हम्म, काशी में चाहे यहाँ का कोई भी जात आप देखेंगे, यहाँ अगर एक साधारण शेड्यूल कास्ट भी होगा, यहाँ पिछड़ी जात का भी होगा, यादव, आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ 2-3 ऐसी परंपराएँ हैं काशी की। जैसे साढ़े 400-500 साल पुराना भरत मिलाप होता है बनारस में और वो भरत मिलाप भगवान का जो वो वो पालकी उठाते हैं, वो यादव लोग उठाते हैं। आज नहीं, कई 100 साल से यादव लोग उठाते हैं और उनकी परंपराएँ हैं, दूसरी कोई जात नहीं होती, केवल यादव होते हैं। आपको बता रहा हूँ भरत मिलाप के अंदर। वो एक उनकी मतलब उनके वही होती है। दूसरा सावन में पहले सोमवार को बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक कौन करता है? बनारस के यादव लोग करते हैं। ब्राह्मण लोग नहीं करते हैं और ब्राह्मण नहीं करता, यादव करता है। पिछड़ी जात है वो। तो ये काशी में तो हर व्यक्ति भगवान के से जुड़ा है, जनेऊ पहनता है, धार्मिक है।
मैं काशी की बात कर रहा हूँ। और ये हम सब लोगों की ये संस्कार हैं। ये नहीं कि केवल ब्राह्मण यहाँ तो हर जात, हर वर्ग साथ जुड़ा है, शेड्यूल कास्ट भी जुड़ा है। यहाँ तो चलिए। राजा काशी नरेश हैं, मेरी बात हो जाने दीजिए, महाराज हाँ। काशी नरेश हैं, तो दूसरे हमारे महाराज कल्लू डोम भी हैं। एक जो जो जहाँ चिता जलती है बनारस में, मणिकर्णिका घाट पे और हरिश्चंद्र घाट पे जहाँ महाश्मशान है, वो राजा कल्लू डोम भी हैं। तो काशी नरेश अगर बैठेंगे तो उनके बगल में कल्लू डोम की कुर्सी लगती है। वो भी महाराज की हैसियत में आते हैं। काशी की एक ऐसी परंपरा रही है, तो मैं समझता हूँ कि ये उसको कहीं भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सब लोग एक हम लोगों के यहाँ ऐसी एक मान्यता है कि हम लोग एक समान सब लोग खड़े रहते हैं और हर तरफ खासकर काशी का अलग मिजाज है। एक अलग मिजाज से चीजें चलती हैं और मैं ये फिर कहना चाहूँगा कि ये जो अति कर रहे हैं, किसी चीज़ की अति बहुत दिन नहीं चलती है। आपसे बताना चाहूँगा जी, ये अति हो चुकी है, अब इसका असर सामने दिखाई देगा। चलिए विषय बदलते हैं। जनेऊ अपने आप में विषय उस पर लंबा है। मैं फिर कहूंगा सैकड़ों जातियां जनेऊ नहीं पहनती हैं और मायावती का अरे वोटर है वो काशी नहीं की मैंने पहनता है, बात बोला, मैंने अखिलेश पूरे यादव के देश की वोटर बात वो बोल नहीं रहा हूँ। पहनते हुए। जनेऊ मुद्दा नहीं है। हम वापस आते हैं अखिलेश जी, छोड़ते हैं इसको, अजय जी इसको किनारे। अ, असली सवाल अब ये है सामने कि चुनाव में सवा दो ढाई महीने बाकी है। जनवरी तो लगभग बीत चुका, आखिरी हफ्ता बाकी है। उसके बाद फरवरी और मार्च और अप्रैल के पहले या दूसरे हफ्ते से चुनाव शुरू हो जाएगा। तो बहुत कम वक्त है अजय जी लोकसभा चुनाव में। यूपी, जैसा कि मैंने भूमिका में कहा, 80 सीटें यूपी में है। पिछले चुनाव में अगर देखेंगे 2019 में सिर्फ एक सीट कांग्रेस जीती, यहां तक कि अमेठी से जो परंपरागत सीट रही है, मजबूत सीट राहुल गांधी की 2004 से सांसद बने, वो सीट भी हार गए। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि अब इस चुनाव में जब कम वक्त है तो सीटों के की शेयरिंग में कहां पेच फंसा है। जो समाजवादी पार्टी और जो इंडिया गठबंधन के दोनों तीनों घटक है, उनमें कोई अभी तक सहमति नहीं बनी या सामने नहीं आ रहा है। नहीं देखिए, कोई ऐसी बात नहीं, कहीं कोई पेच नहीं फँसा है। अब 80 सीट है, सबसे बड़ा प्रदेश है, तो डिस्कशन करने में समय तो लगेगा ही। पर उसमें हमारे लीडरशिप है, जो मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में जो कमेटी बनी है, उसमें हमारे प्रदेश के जो नए प्रभारी अविनाश पांडे जी हैं, सब लोग मिलकर बात कर रहे हैं और बहुत जल्द ही इसका निस्तारण हो जाएगा और बहुत बहुत जल्द परिणाम आपके सामने आ जाएगा। तो अभी जैसे क्या हुआ, 4 दिन पहले अखिलेश यादव ने 3 दिन पहले अखिलेश यादव ने एक तस्वीर ट्वीट की, जिस तस्वीर में जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ थे और कहा कि हमारी साझी जो भी है रणनीति बन रही है और हम गठबंधन हो गया इस तरह का। और खबर आई कि 7 सीटों पर अखिलेश यादव 7 सीटें आरएलडी को दे रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन के 3 घटक दल अगर देखें तो सपा, कांग्रेस, आरएलडी, दो ने आपस में सीट एडजस्टमेंट करके तस्वीर खिंचवा के ट्विटर पर डाल दिया। कांग्रेस पता नहीं। तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक साथ होता ना सब, तो कहीं कुछ अड़चन है क्या कि आप ज्यादा सीटें मांग रहे हैं, उतनी सीटें वो देने को तैयार नहीं है। नहीं देखिए, निश्चित तौर से हम राष्ट्रीय दल हैं और आप केवल पिछली बार के चुनाव परिणाम से अगर आप देखेंगे तो मैं अकेले हम लोग लड़े थे और पिछली बार समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ी थी पिछले 2019 में और कांग्रेस अकेले लड़ी थी। तो निश्चित तौर से इसलिए हमारी कुछ सीटें कम थी और हम तैयारी अभी आप नगर पालिका के चुनाव में, नगर निगम के चुनाव में देखेंगे, नगर निगम का भी चुनाव सिंबल पे हुआ था, वो भी पार्टी के सिंबल पे ही हुआ था। आप उसमें देखेंगे हमारा वोट प्रतिशत हर जगह बहुत बड़ा है, विधानसभा के बाद, अभी 22 के बाद काफी बड़ा है। तो अभी चीजें उसमें चल रही हैं, मुझे लगता है बहुत जल्द, जो आपने कहा कि आरएलडी का सपा का हो गया, तो हमारा भी बहुत जल्द होने वाला है। बहुत ही जल्द इस पे निर्णय आपके सामने आ जाएंगे। जब 2 दल का हो गया, तो तीसरा जो सबसे बड़ा दल है देश का, उसका भी गठबंधन बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। क्या ये सही है जो खबरें आ रही है कि कांग्रेस कम से कम 10 सीट चाहती है, कहीं कहीं कहा जा रहा है 12-14 भी चाहती है, और अखिलेश यादव 2 से 4 सीट देना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं, गलत ये सूचनाएँ हैं। हम बहुत ही मजबूत स्थिति में लड़ेंगे और बहुत ही ताकतवर स्थिति में लड़ेंगे और मजबूत गठबंधन बनेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी को कायदे से जवाब मिलेगा, उनको समझ में आ जाएगा। पिछली बार बनारस में भी जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं थे, तो मैं 76,000 वोट पाया था और जब प्रधानमंत्री के सामने लड़ा हूँ, तो 1,52,000 53,000 वोट मुझे मिला है 2019 में। तो निश्चित तौर से वो भी अकेले कांग्रेस लड़ी थी। तो 1,52,53,000 वोट मुझे मिला था। तो आप आने वाला समय 2024 में बहुत मजबूत विपक्ष इनको जवाब देगा, इंडिया गठबंधन, और पूरी ताकत के साथ उत्तर प्रदेश में अपनी ताकत दिखाएगा।
नहीं, मैं फिर कह रहा हूं कि आप ये बताने की स्थिति में है कि कांग्रेस पीसीसी चीफ के नाते कि आप यूपी में कांग्रेस के लिए कितनी सीटें चाहते हैं, कितनी सीटों पर इंडिया देखिए गठबंधन के भीतर कांग्रेस पर सहमति बन जाए। देखिए हम लोगों ने एक अच्छा मतलब एक हम चाहते हैं कि एक मजबूत गठबंधन बने जिससे देखिए किसी भी जैसे कोई भी साथी जब तक उसको पूरी तरीके से चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे कोई भी जब तक सबको सम्मान के साथ आप जोड़ के रखेंगे तो उसका एक संदेश आम आम आदमी में जाएगा। किसी हम्म भी व्यक्ति को चाहे वो कोई दल हो चाहे एलडी हो सपा हो कांग्रेस हो किसी को भी अगर ये लगेगा कि नहीं जनमानस के अंदर अगर उस दल के प्रति लोगों के अंदर कि नहीं बहुत कम सीटें मिली या कम सम्मान मिला तो उसका लाभ पूरी तरीके से गठबंधन को नहीं मिल पाएगा। तो मैं हम्म समझता हूँ कि इस पे भी एक मजबूत निर्णय हो रहा है और बहुत जल्द आपके सामने परिणाम आ जाएगा और मजबूत स्थिति में पूरा गठबंधन खड़ा हो जाएगा। जैसे अमेठी में पिछली बार राहुल गांधी हार गए स्मृति ईरानी से, और रायबरेली, चूंकि वो भी परंपरागत सीट है सोनिया अब गांधी। स्मृति ईरानी लड़े ना, अब लड़े इस बार उनको समझ में आ जाएगा कहाँ खड़कत कहाँ रहेंगे। ट्रक लगाकर नाइकी का जूता बाँटना, ₹13 किलो चीनी खबड़ाओ अब बोला ना कि भाई कमल के फूल पे आप वोट दीजिए, बटन दबाइए और ₹13 किलो चीनी ले लीजिए। अब पूछ लीजिए अमेठी वालों को, भेज दीजिए अपने यहाँ की टीम को, क्या भैया ₹13 किलो चीनी पा गए अमेठी वाले? पूछ लीजिए किसी को। या किसका काम हुआ, कितनी फैक्ट्रियाँ लगी, कितने लोग जो फैक्ट्रियाँ चल रही थी, जो राहुल जी ट्रिपल आईटी लेकर आए, मेगा फूड मार्ट लेके आए, सब बंद हो गया, वो चालू नहीं हुआ काम। ₹13 किलो चीनी कहाँ मिली? अभी उन्होंने जो सबसे बड़ा काम कराया, आपको याद होगा, जो इतना बड़ा वहाँ अस्पताल चलता है संजय गांधी जी के नाम से, इतना बड़ा अस्पताल, उसपे जबरदस्ती एक हर अस्पताल में कहीं न कहीं कैजुअल्टीज़ होती रहती हैं। हाँ, 100% कोई भी अस्पताल किसी की जान नहीं बचा पाता। फिर भी वो कैज़ुअल्टी वहाँ उस अस्पताल में नहीं हुई। उन्होंने रेफ़र कर दिया वेदांता के लिए और वो कैज़ुअल्टी वेदांता में हुई और गलती मानी गई उस अस्पताल की क्योंकि वो हमारे कांग्रेस के लोग और गांधी परिवार के लोग चलाते हैं। और वो अस्पताल महीनों के लिए उसकी उसकी जो है मेंबरशिप रद्द कर दी गई और उसको जो उसका लाइसेंस रद्द करके उसको जो है बंद करा दिया गया। फिर हम्म हाई कोर्ट ने उस अस्पताल को बहाल किया और रोज हजारों लोगों की ओपीडी है वहां पर। मैं खुद वहां हम्म ब्लड डोनेशन किया हूं जाकर। हजारों हाँ लोगों की ओपीडी है। तो हम्म। अब ये पूरी तरीके से किसके ऊपर गया? ये पूरी तरीके से स्मृति ईरानी और उत्तर प्रदेश सरकार पर गया कि इन लोगों ने उस अस्पताल को बंद कराया। तो आप ये कह रहे हैं, हालांकि मेरा सवाल कुछ और था, लेकिन स्मृति ईरानी का नाम आते ही आप तुरंत बोल पड़े। तो इस बार नहीं, राहुल नहीं, गांधी इस बार राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? बीच में निश्चित खबर आई तौर कि नहीं भी लड़ सकते हैं। नहीं, नहीं, निश्चित तौर से वो हमारी सीट है और परिवार की सीट है। हम कहा उसको हमारी पूरी ताकत के साथ वहाँ पे हमारी सीट है और हम लड़ेंगे वहाँ पे, पीछे नहीं हटेंगे। तो ताकत के साथ तो राहुल गांधी पिछली बार भी अमेठी लड़े थे और 55,000 तो वोट से स्मृति ईरानी से हार गए। तो ₹13 किलो चीनी की बात बोले थे। राहुल जी ने नहीं ना कहा कि ₹10 किलो चीनी दे देंगे, झूठ नहीं ना बोले। हार स्वीकार है, पर इनकी तरह झूठ और बलफबाजी करके नहीं राजनीति करनी कि कल के दिन में जनता दौड़ा ले। आप देखिएगा आने वाले समय में स्मृति ईरानी अमेठी के अंदर घूमकर वोट पा पाएँगी। अभी आप देखे होंगे इनके एक सांसद को धक्के मारकर गाँव से जनता भगाती है। आपके नोएडा में ही महेश शर्मा जिनका नाम है, हाँ, वो उनका वीडियो वीडियो वायरल हो रहा है, चलिए वो तो। वायरल हुआ कि गाँव के लोगों ने वो कांग्रेस के लोग नहीं थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे वो, गाँव के साधारण किसान हैं, धक्के मारकर भगा रहे हैं। यही हल होने वाला है स्मृति ईरानी जी का भी अमेठी नहीं नहीं, ये कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, देखिए अजय जी। काम हाँ, करने वाले लोग हैं, झूठ नहीं अजय बोलेंगे। जी, अब उसके अजय भले जी। ही उसके परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आए, पर इनकी तरह गलत बोल के नहीं और निश्चित तौर से वो सीट हमारी है और जबरदस्त तरीके से चुनाव जीतेंगे। पीछे वहाँ पर हमारा परिणाम हमारे पक्ष में रहेगा। एक सेकंड रुकिएगा, आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है। एक मिनट, हाँ अब आया, ठीक है। लेकिन अजय राय जी, ये थोड़ा बड़बोलापन है कि स्मृति ईरानी को जनता धक्के मारकर हटाएगी, जिससे स्मृति ईरानी को 4,68,000 वोट मिल गए राहुल गांधी के सामने, और लगभग 50% वोट मिल गए। मेरा अब मेरा स्मृति ईरानी के लिए कह रहे हैं जनता धक्के मारकर, वही तो स्मृति ईरानी कहती है कि राहुल गांधी को जनता ने भगा दिया अमेठी अरे से, तो वो अभी परिणाम वायनाड नहीं गए होते तो सांसद भी नहीं होते। उसका उसका परिणाम आप अरे तो मोदी जी भी तो बनारस लड़े या बड़ौदा लड़े थे 14 में। देश के हम्म इतने बड़े इनके नेता रहे हैं तो क्यों बड़ौदा लड़ने गए? बनारस ही लड़ना चाहिए था 14 में। 2 जगह क्यों लड़े थे? उसका जवाब दे दी स्मृति ईरानी।
मोदी जी इतना बड़ा डंका बजा रहे हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं दुनिया के, तो क्यों बड़ौदा गए थे लड़ने? बनारस भी लड़े, बड़ौदा भी लड़े। लड़ना अरे तो चाहिए था लड़े तो अपना। जीत गए ना लाखों वोट पाके। आप तो उस समय भी विधायक थे, 5 बार के विधायक थे, मोदी जी के सामने आप जमानत जब्त हो गई, ये भी तो सच है। ये अरे तो काशी का जमानत अजय रहा है, इतना दबंग विधायक, 5 बार का विधायक, बनारस के आसपास जिसका बड़ा जलवा हो, वो मोदी के सामने अगर 75,000 वोट पाके जमानत जब्त हो गए। देखिए ऐसा है कि जब ये गठबंधन क्यों करते हैं? अकेले लड़े? गठबंधन किससे किया? अनुप्रिया पटेल पटेल वोट लेने के लिए। अभी हारे हुए आदमी को एमएलसी बनाया इन्होंने, दारा सिंह चौहान को मंत्री भी बनाने जा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन कर रखा है। अकेले लड़ रहे हैं क्या? अकेले लड़े आके समझ में आवेगा। तो ये केवल समीकरण बना के चुनाव लड़ना और चीजों को दिखाना। अब मैं ये बताना चाहूंगा, जो आपने कहा कि स्मृति ईरानी को वो कह रहे हैं महेश शर्मा किस दल के सांसद हैं? भाजपा के ही तो सांसद हैं। इन्हीं के सांसद हैं। धक्की जनता मार रही है कि नहीं मार रही है? आपके सामने है, देखिए वीडियो को। नारेबाजी लगा नहीं रही है नहीं जनता, धक्के ऐसे बहुत बार होता नहीं नहीं होगा। धक्के दे रहे हैं उनको, उनका हाथ पकड़ के झटक रही है जनता, धक्के दे रही है। तो ये अभी तो शुरुआत है। आप देखिएगा, मैंने कहा ना, कोई चीज की अति किसी भी चीज की बहुत खराब होती है। अति से ही लोग अति से गुजर रहे हैं, इसका परिणाम इनके सामने आएगा। अब ये बताइए, हालांकि अभी गठबंधन पे मेरे सवाल बाकी है अखिलेश यादव को लेकर। प्रियंका गांधी जी, चूंकि आप पीसीसी चीफ है, प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ेंगे? जैसे आपने शुरू में ही बयान दे दिया था अगस्त में कि प्रियंका गांधी मैदान में उतरी तो जीत तय है, और आपने कहा था कि बनारस से चुनाव लड़ सकती हैं, हम न्योता भेजेंगे, जिस पर एक तरह से कोई पुष्टि नहीं हो पाई, बल्कि लगा कि कुछ खंडन भी आ गया। नहीं नहीं, खंडन नहीं आया। अब उनकी इच्छा है, कहीं से भी लड़ सकती है, जहां इच्छा करे। बनारस इच्छा करे, अमेठी करे, रायबरेली, जहां भी प्रदेश उनका है। इलाहाबाद उनका अपना पुराना स्थान रहा है परिवार का। तो जहां से इच्छा करे लड़ेंगे, और हम सब लोग, हमारा एक और निश्चित तौर से प्रियंका गांधी जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। सभी, क्योंकि उनकी कार्यप्रणाली से और उनके जो उनकी काम करने के तरीके हैं, उससे हर कार्यकर्ता उनको पसंद करता है, उनके साथ खड़ा है। नहीं तो प्रियंका गांधी इस बार चुनाव लड़ेगी? अब तो 2.25 महीने बाकी है, कुछ तय हो रहा होगा ना कि अब ये तो इलाहाबाद से या प्रयागराज अब से ये या तो बनारस अब से ये लड़ेगी? अब ये तो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है। उसपे हम लोग तो अपना एक एक अपनी तरफ से सुझाव भेज सकते हैं, एक निमंत्रण भेज सकते हैं, आग्रह भेज सकते हैं। जो भी निर्णय करेगा वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय तो करेगा। आपने क्या निमंत्रण भेजा है कि प्रधानमंत्री मोदी के सामने बनारस से लड़े आकर? मैंने निमंत्रण भेजा है कि उत्तर प्रदेश से आके चुनाव लड़े, और जहां उनकी इच्छा करे वहां से चुनाव लड़े। सोनिया गांधी रायबरेली से इस बार लड़ेंगी? कभी कभी आता है कि हो सकता है इस बार ना लड़े, वहां प्रियंका अब लड़े वो या तो कुछ और हो। अब वो तो उसमें कोई संशय नहीं है, वो तो वहां की सांसद ही हैं। तो उनके बारे में मैं बता हम जब ऑलरेडी सांसद हैं, तो निश्चित तौर से उनकी संसदीय सीट है वो। चलिए वापस लौटते हैं अखिलेश यादव पर, चूंकि बीच में स्मृति ईरानी का नाम आ गया। और स्मृति ईरानी आप लोगों के लिए एक नाम ऐसा है कि चूंकि राहुल गांधी को शिकस्त दी, इसलिए स्मृति ईरानी का नाम आते ही आप तुरंत कुछ नहीं नहीं नहीं, बौखलाते भी वो हैं। क्योंकि झूठी बात बोलकर, और आम आदमी, अस्पताल ऐसी चीज होती है जिसपे सबकी मदद होती है, उसको बंद कराया। अब उसके बाद एक सवाल अजय जी ये है, चूंकि बार बार अखिलेश यादव की तरफ से छिटपुट बीच बीच में नाराजगी की खबर भी आई, बीच में ये भी आया कि आपके कुछ बयानों से भी अखिलेश यादव नाराज रहते हैं। मध्य प्रदेश में जब सीट को लेकर हुआ और समाजवादी पार्टी को टिकट नहीं दिया गया, सीट नहीं दी गई, तब भी उनकी नाराजगी की खबरें आई। अब मैं जानना चाह रहा हूं कि कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच कुछ जो तनाव या खटास जैसी स्थिति थी, वो दूर होकर सहमति बनती दिख रही है, तो ये कब तक बन जाएगी? देखिए, मैंने कोई भी कहीं पर भी जो तर्क संगत बातें थी वही बात बोली थी। मैंने कहीं पर भी अपशब्द नहीं इस्तेमाल किया था। किसी भी, आप उठाकर देखेंगे मेरे रिकॉर्ड कहीं पे भी होंगे, रिकॉर्डिंग होगी, मैंने कहीं पर भी अपशब्द भाषा का कहीं इस्तेमाल नहीं किया था। जो तर्क वाली बात थी वही मैंने, चाहे बागेश्वर की बात रही होगी, चाहे मध्य प्रदेश की बात होगी, तर्क के साथ बोला था। और निश्चित तौर से जो चीजें सही थी वो मैंने बोला था। और खटास तो राजनीति में जो चीजें होती हैं उसको ठीक दूर हो जाती है सारी बातें। और आने वाले समय में हमारा नेतृत्व उनसे बात कर रहा है, उस पर चर्चा कर रहा है, और वो बहुत जल्द से जल्द सारी चीजें सामने आ जाएंगी। और हम सब लोग मजबूती के साथ आने वाले 2024 में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। लेकिन आप कुछ बता नहीं पा रहे, कुछ समझाइए तो सही। जैसे 2019 में कांग्रेस एक सीट जीती सुल्तानपुर, 3 सीटों पर नंबर 2 रही कांग्रेस, अमेठी, फतेहपुर सिकरी और कानपुर।
उसके अलावा कांग्रेस कई सीटें ऐसी हमारे पास 10 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस नंबर 3 पर रही, जहां 10%, 15%, 16% सीटें मिली, वोट मिले, लखनऊ, सहारनपुर, उन्नाव, बनारस, ये सब, बाराबंकी, हमीरपुर और ये। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आपने वो तो लिस्ट पीसीसी चीफ नहीं दी होगी ना कि भाई ये हमारी 8 सीटें या 7 सीटें या 10 सीटें या 6 सीटें या 14 सीटें या 25 सीटें, ये सीट हमारी मजबूत है, हम चाहते हैं सपा से जो गठबंधन हो उसमें हमें इतनी 15, 10, 5 जो भी सीटें इतनी तो पक्के तौर पर मिले। हम लोगों ने नंबर ऑफ जो भी सीट्स था हमने ये बताया कि मजबूत स्थिति में हम जहां-जहां पे भी रहे हैं, आगे पिछले 2-3 चुनाव पीछे भी, वो सारी चीज़ों को हमने अपने नेतृत्व को बता दिया है और नेतृत्व उस पे निर्णय लेकर आगे अपना निर्णय लेगा और तय करेगा। तो आप मजबूत कहाँ-कहाँ रहे हैं आपके हिसाब से 2-3 चुनाव को लेकर? अरे हम मजबूत आप देखेंगे उठा के बनारस में भी हम सांसद रहे, हमारा सांसद रहा है। ठीक है, आ गए अभी आप उठाकर देख लीजिए 2014 के पहले भी देख लीजिए। जोशी जी को लड़ जीतने के लिए पूरी ताकत के साथ मुख्तार अंसारी को लाके लड़ाना पड़ा यहाँ पे। आप किसी भी भाजपा के बड़े नेता से पूछ सकते हैं कि जोशी जी लड़े किसको लाए? मायावती से बात करके यहाँ पे मुख्तार अंसारी को जाके चुनाव लड़ाए। कि कैसे वो डिवाइड हो और हम यहाँ से सांसद हो जाएँ। तो मैं समझता हूँ कि हम मजबूत स्थिति में कई ऐसी पार्लियामेंट है जहाँ हम मजबूती के साथ लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। तो आप ऐसे 5-10 सीट नाम लेने में क्या दिक्कत है? जैसे मैंने कुछ नहीं, बताया, नाम ज्ञानवर्धन जैसे हो ना, थोड़ा नहीं, थोड़ा नहीं ज्ञानवर्धन हो ज्ञानवर्धन मेरा। जैसे 2014 में, 2009 में और हाँ, 2000 जो भी मतलब ये पिछली बार की सीट से आकलन ना करें, आप 9 से ले लें। आप 9 में हाँ, भी देखिए हम करीब 22-23 सीट जीते थे। हाँ। 2009 में 22 से 23 सीट जीते थे ना हम लोग। सर और 9 की स्थिति कहाँ जा रहे हैं? 9 में आप जीते, 9 की स्थिति आज है क्या? 9 में आप 21 या 22 सीटें जीते, 18% वोट मिले कांग्रेस को, और उसके बाद 2019 आते हुए 1 सीट जीते और उसके बाद 6%, 6.25% वोट मिले। 2022 के विधानसभा आते आते कांग्रेस का ये हाल हो गया कि 2 सीटें मिली और 3% से कम वोट मिले, 2.5%। आप अभी नगर निगम के चुनाव देखिए ना, अभी इसमें बनारस में 16% वोट हम पाए हैं, अभी। मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनिल श्रीवास्तव जी लड़े थे, अभी हम 1 लाख वोट पाए हैं यहाँ पर। जौनपुर में, सुल्तानपुर में और लखनऊ में 1 लाख से ऊपर वोट पाए हैं, अभी। ये मतलब सिंबल पे हाथ के पंजे पर वोट पड़ा है। ये नहीं कि साइकिल उस पे जो है कुर्सी पे और टेबल पे है, सिंबल पे पड़ा है। ऐसा नहीं है। राहुल जी की जो यात्रा हुई, पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा, उसका पूरा असर दिखाई दे रहा है और दूसरी जो यात्रा राहुल जी की चल रही है, मैंने भी अभी उत्तर प्रदेश में की यात्रा सहारनपुर से शुरू की थी। जबरदस्त समर्थन सहयोग मिला है पूरा हाँ। पश्चिम में और आम जनता जुड़ रही है। क्योंकि वो हम्म। याद आ रहा है कि कांग्रेस के समय महँगाई इतनी नहीं थी, इतनी हम लोगों का बेरोजगारी नहीं थी। तो सारा का सारा चीज़ें किसान आज गन्ना पश्चिम में गन्ना के भुगतान नहीं हो रहे हैं, गन्ना के बड़े भाव नहीं मिल रहे हैं और सबसे बड़ी बात है किसानों से बिजली बिल माफ करने के लिए योगी जी ने कहा था कि सिंचाई के जो भी ट्यूबवेल पंपिंग सेट इस्तेमाल आप करते हो समरसेबल, उसकी पूरी तरीके से अप्रैल से बिजली बिल माफ कर दिए जाएँगे। आज जनवरी बीतने जा रहा है, 10% बढ़ा के बिजली बिल सरकार ले रही है और किसानों से कहा था कि बिल माफ कर देंगे। ये सबका जवाब जनता खोज रही है ना, तो जनता दिन-रात किसान सुबह से लेकर रात तक मेहनत करता है और वो अपनी चीज़ों को सारी चीज़ों को समझ रहा है कि किस तरीके से उसको घुमाने डाइवर्ट करने के लिए, घुमाने के लिए अजय काम जी हो रहा है। माफ करिए, बीच में रोक रहा हूँ। ये सारे किसान आंदोलन के बाद जैसे यूपी में चुनाव हुआ, विधानसभा चुनाव, किसान आंदोलन उसके पहले 1 साल चल चुका था। पश्चिमी यूपी में इतनी नाराजगी थी, मैंने ही सैकड़ों वीडियो किए, और उसके बाद भी जब नतीजे आए तो बीजेपी 250 पार हो गई और सरकार बन गई और कांग्रेस हाशिए पर चली गई। तो ये तो 2.5% पर कांग्रेस चली गई 2 सीट के साथ। तो तब भी ये नाराजगी थी ना मार्च 2022 के पहले, लेकिन देखिए जनता ने बीजेपी को वोट दे दिया, देखिए ना जो नाराज़गी जो थी कि वो तो मोदी के एक नाम पर। नहीं, नहीं वो नाराज़गी किसान बिल को लेके थी और किसान बिल उन्होंने वापस ले लिया। पहली बार मोदी जी वापस आए थे, अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पहली बार बैक फुट पे गए और वो किसान बिल उन्होंने वापस ले लिया। किसानों की माँग थी, किसान बिल वापस ले ली, किसानों को लगा कि नहीं ठीक है भाई बिल वापस हो गया, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर अब जो हो रहा है, जो योगी जी ने उत्तर प्रदेश के अंदर, जो किसानों से वादा किया था, गन्ना मूल्य भुगतान, गन्ना के हर साल ₹20 बढ़ते थे पिछली बार, अभी अभी 20 ₹20 रुपए बढ़े, अभी दो अभी चार दिन पहले। नहीं, नहीं तो अभी बढ़ाया और हर वर्ष वो बढ़ते थे। हर वर्ष बढ़ते थे ₹20 प्रति क्विंटल, इस बार उन्होंने अभी बढ़ाया है कैबिनेट में। और जो सिंचाई के संसाधन
में जो चीजें इस्तेमाल होती हैं उसका बिल माफ कर देंगे। ये योगी जी ने अपने घोषणा में किसानों से कहा है और वो नहीं हुआ, तो ये नया मुद्दा दे दिया है। वो पुराना तो उन्होंने किसान बिल वापस हो अच्छा, गया तो किसान खुश हो गए। फिर वापस आते हैं वहीं पर जहां से फिर विषयांतर हुआ कि मान लीजिए, चलिए आप अपने हिसाब से, वो पीक कांग्रेस का था अगर 3 चुनाव का देखें, 21 या 22 सीटें 2009 में। तो अब अगर आप आज की तारीख में देखते हैं तो आपके हिसाब से कांग्रेस आपको किन किन सीटों पर मजबूत नजर आती है, जहां आपको लगता है इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को सीट शेयरिंग में मिलनी चाहिए, कांग्रेस की दावेदारी है, देखिए ऐसा बनती है है? कि हम उसका आकलन कर रहे हैं, आकलन करके ही हम कुछ लीडरशिप को भी आगे कुछ दिया है और आगे भी कुछ हम देने वाले हैं। आपको हम निश्चित तौर से आने वाले दिनें बता देंगे। बहुत आप तोल मोल के बोल रहे हैं अजय जी। आप नहीं चाहते कोई ऐसी बात अभी निकल जाए किसी सीट पर, तो आप बड़ा एकदम सेंसर लगाया हुआ आपने। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। जो सेंसर है मैंने कहा है कि 2 दिन के अंदर आपको बता देंगे, हम अच्छा दे चलिए, देंगे। हम बताते हैं मजबूत सीट, आप उसमें हाँ ना कर दीजिए। अमेठी, चलिए राहुल गांधी की सीट रही है जहां से हार गए पिछली बार, तो अमेठी आपके हिसाब से राहुल गांधी लड़ेंगे। फतेहपुर सीकरी, जहां से राज बब्बर पिछले चुनाव में नंबर 2 पर रहे, हालांकि फासला बहुत ज्यादा का था, लगभग 5 लाख वोटों का नंबर 2 पर रहते हुए भी बीजेपी के मुकाबले। फतेहपुर सीकरी नहीं, अभी चल रही है, हम तो है ही उसमें, हम तो आपको बताइए ना, चल रही है, अभी तो सब बात चल ही रही है। अभी पूरा कानपुर, आकलन आपको पूरा आकलन बता देंगे 2 दिन में, हम आपको दे देंगे, आप रिकॉर्ड में रख लीजिएगा। नहीं हम ये पूछ रहे हैं कि कानपुर में आप मजबूत मानते हैं खुद को? पिछले चुनाव में देखें तो कांग्रेस को 37% वोट मिले थे 2019 नहीं, में, कांग्रेस सपा तीसरे नंबर पर थी, 6% उसको था। कानपुर में हमेशा मजबूत स्थिति में कांग्रेस रही है, ताकतवर रही है। हमेशा वो गढ़ रहा है, वो कांग्रेस का हमेशा गणेश शंकर विद्यार्थी से लेके सारे लोग वहाँ मजबूत रहे, श्री प्रकाश जायसवाल जी जैसे हमारे लोग वहाँ से रहे हैं, मजबूत लोग रहे हैं, तो गढ़ रहा है वो कांग्रेस का। और कुछ ऐसा माना जा रहा है कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में, सहारनपुर से लेकर और इधर कुछ मुस्लिम बहुल इलाके, या और दावेदारी कुछ? नहीं, ऐसा नहीं है, मुस्लिम बाहुल्य एरियाज़ के से लेकर जो भी मिक्स्ड आबादी के भी हैं और जहाँ हमारा किसान से लेकर जो भी जहाँ इस तरीके के लोग हैं, हम हर जगह की सीट का आकलन करके कुछ हमने दिया है, कुछ दे रहे हैं और आपको सारी बातों से अवगत करा देंगे हम। उसमें कोई चीज़ छिपने वाली तो है नहीं, सारी चीज़ें आपके सामने आएँगी, सारी बातें बताएँगे। तो ये क्यों नहीं तय हो पा रहा है? इसमें 3 दौर की मीटिंग, अविनाश पांडे, मुकुल वासनिक, मोहन प्रकाश, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, ये सारे दिग्गजों की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी के लीडरशिप के साथ 3 दौर की बैठक हो गई शायद, तो ये तय क्यों नहीं हो पा रहा है? लोग उसमें कह रहे थोड़ी हैं भाई सबसे बड़ा सूबा है, आप तय ही नहीं कर पा रहे। नहीं, नहीं, उसमें थोड़ी दिक्कत ये आ गई कि उसमें भूपेश बघेल जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया है। तो वो बीच में अभी वो मीटिंग में नहीं आ पा रहे हैं। हम्म। आप देखेंगे वो अभी अपने गाँव चले गए हैं और उसी की थोड़ी-सी उसमें प्रॉब्लम आ रही है, जो अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। जल्द ही हम्म। आजकल के अंदर जॉइन अब जब उनके यहाँ 10वां हो जाएगा, तो मैं हम्म। समझता हूँ कि 10वां के बाद से वो इस मीटिंग को जॉइन करेंगे और निश्चित तौर से ये डिसाइड हो जाएगा। तो एक तो चलिए ये अभी पेच फंसा है, मान लीजिए 5 या 4 सीट मिले आपको अखिलेश यादव की तरफ से, तो अब ये निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व को करना है। जो निर्णय राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा, हम लोग पूरी ताकत के साथ खड़े हैं और निश्चित तौर से देखिए मैं पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूँ। आप अगर ये सोच कर सोचेंगे कि नहीं हम अपने दल के जो हमारे साथ सहयोगी हैं उनको हम बहुत कम सीटें देंगे या उसको हम अपने साथ दबा के रखेंगे, तो मैं समझता हूँ कि उससे जो आपको फायदा मिलना चाहिए या हमको जो फायदा मिलना चाहिए या एक दूसरे को फायदा मिलना चाहिए, वो निश्चित तौर से उसका पूरा लाभ हम सबको गठबंधन को नहीं मिल पाएगा। नहीं दबा के नहीं, समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है 2019 तो चलिए आप कह रहे हैं कि सपा बसपा साथ मिलकर चुनाव लड़े, 10 सीटें बीएसपी को मिली, 5 अखिलेश यादव को, और कांग्रेस 1 सीट जीती, रायबरेली अमेठी हार गए खास सीट। लेकिन हम 2014 तो भी अकेले लड़े देखेंगे, थे ना, हम भैया अकेले लड़े थे ना, हाँ अकेले लड़े, इस सिलसिले में 2014 पे आता हूँ। अकेले लड़े 2014 पर थे। भी जब आप अकेले अकेले लड़े 2014 में तो अकेले अकेले लड़े, तब भी अगर देखेंगे तो अकेले लड़े थे ना 2014 में, हाँ, तब भी अकेले लड़े थे। समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिल गई थी, 22% वोट मिले। कांग्रेस को 2 सीटें, वही जो परंपरागत अमेठी रायबरेली, और वोट 7.5%। तो समाजवादी पार्टी को तब भी अकेले में भी 3 गुना से ज्यादा वोट मिले। देखिए, अब ये जो आप बता रहे हैं, ये तो स्थितियाँ परिस्थितियाँ उस समय की थी, पर स्थितियाँ राजनीति में हमेशा बदलती रहती हैं। आज की हम्म। स्थितियाँ बदली हुई नज़र हैं
और केंद्र के अंदर आप देखेंगे कि अगर पूरी तरीके से अगर केंद्र की सरकार से कोई लड़ रहा है, ये पूरे देश के अंदर संदेश है। अकेला एक आदमी लड़ रहा है, वो है राहुल गांधी। आपने देखा जिस तरीके से उनकी यात्रा पर हमला कराया गया, असम के लखीमपुर में उनकी गाड़ियों को तोड़-फोड़ किया गया और जो उन्होंने सही बात बोली कि सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री कौन है, तो असम का मुख्यमंत्री है। वो उनको बात चुभी और उसपे हमला करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई इस केंद्र सरकार और मोदी के खिलाफ पूरी दमदारी के साथ लड़ रहा है, तो वो है राहुल गांधी जी। इसका पूरा फ़ायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलने जा रहा है। कांग्रेस के साथ जो भी आज भारतीय जनता पार्टी जो आज पूरी तरीके से पूरे देश के अंदर जो माहौल बना रखा है, उसमें पूरी ताकत के साथ अगर कोई खड़ा है, कोई लीडर या कोई पार्टी खड़ी है, तो कांग्रेस पार्टी है, राहुल गांधी जी खड़े हैं। तो आप जब बार-बार कहेंगे कोई अकेला लड़ रहा है, राहुल गांधी, कोई पार्टी खड़ी है, तो कांग्रेस, कोई बीजेपी को चुनौती दे रहा है राहुल गांधी, तो फिर इंडिया गठबंधन के बाकी नेता तो इसी पर नाराज होंगे कि हम लड़ ही नहीं रहे, हम चुनौती नहीं दे रहे, हम खड़े ही नहीं है। तो कांग्रेस तो नहीं तो पहले से ऐसा सबको कर रही है। तो सबको साथ मिलके खड़ा होना पड़ेगा ना, सबको साथ होना पड़ेगा। एक आदमी लड़ रहा है, कोई जैसे कोई व्यक्ति मैं ही लड़ूँ, तो मेरे हुँ। साथ तो सबका कर्तव्य बनता है कि कोई लड़ रहा है तो उसका साथ दो, उसके साथ सब लोग खड़े रहिए। आप किसी को आप ज़रूरत से ज़्यादा दबाकर किसी को ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप कमज़ोर समझ लेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं रहेगा। अब ये बताइए कि जैसे मायावती ने ऐलान कर दिया 4-5 दिन पहले कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी के साथ नहीं होंगे, कांग्रेस के साथ भी नहीं, गठबंधन के साथ भी नहीं, कुछ आरोप भी सब पर लगाए। तो क्या आपको लगता है कि मायावती साथ होती इंडिया गठबंधन के साथ, तो एक मजबूत चुनौती देने वाला विपक्ष होता बीजेपी के सामने? निश्चित तौर से मुझे लगता है कि मायावती जी बहुत ही कद्दावर नेता हैं और उनको सोचना चाहिए था। मैं समझता हूँ जिस तरीके से आज उनके जो परंपरागत वोटर हैं, परंपरागत जो उनको वोट देने वाले लोग हैं, वो आज काम रोज़गार से जो उनको काम मिलते थे, जो मज़दूरी करते थे, वो सब लोग प्रताड़ित हैं, बहुत परेशान हैं। इस सरकार हुँ, की योजनाओं से, इस सरकार की नीतियों से, इस सरकार के कामों से। तो उसपे निश्चित तौर से मायावती को जी को विचार करना चाहिए कि हमको जो सपोर्ट करके, हमको जो जो समाज मजबूती के साथ यहाँ तक लाया, हमको मुख्यमंत्री बनाया इत और पूरे प्रदेश की बागडोर आपको सौंपी। अगर उस समाज के बारे में आप सोचेंगी, बहुत ही गंभीरता के साथ अगर वो विचार करें, जो नरेगा की मज़दूरियाँ नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं, उनके आज बेचारे उस जो काम करने वाले लोग हैं, गरीब लोग। तो मुझे लगता है कि ज़रूर इनको मजबूती के साथ, साथ खड़ा होना चाहिए था और साथ देना चाहिए था। चलिए, तो अभी भी कोई गुंजाइश है? लगता है कोई बातचीत, कोई बैकडोर बातचीत कोई कर रहा है या कर सकता है? जैसे पहले खबरें आ रही थी कि अविनाश पांडे बात कर रहे हैं, लेकिन रामगोपाल यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐतराज दर्ज कराया गया बैठक में कि हम लोग साथ हैं, अगर सपा पहले से गठबंधन का हिस्सा है तो मायावती जी से बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। अब मेरी जानकारी में कौन बात कर रहा है, कैसे कर रहा है? जब उन्होंने खुलेआम बोल ही दिया, मीडिया में बोल दिया कि हम अकेले लड़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि उसपे कोई आगे बात हो रही होगी या कोई कर रहा हो। पर मेरी जानकारी अगर ऐसी कोई बात होगी तो मेरी जानकारी में नहीं। चलिए, अब एक सवाल है अजय राय जी, कि वो कांग्रेस जो किसी ज़माने में देश के कई राज्यों में उसकी मजबूत स्थिति थी, सरकारें थी, सब कुछ थी, यूपी में क्या था कहने की ज़रूरत नहीं, 2009 ही जाते हैं तो 21 सीटों पर कांग्रेस जीती थी। लेकिन वो कांग्रेस धीरे-धीरे अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में 2.5% और लोकसभा चुनाव में 6.25% पर पहुँच गई। तो ये आत्मचिंतन आप लोग कर रहे हैं कि ये हश्र क्यों हुआ? और अगर ये हश्र हुआ अभी सवा साल पहले, 1.5 साल पहले के विधानसभा चुनाव में भी, तो फिर अगले 2.5 महीने में ऐसा क्या हो जाएगा जिससे कांग्रेस चुनौती देने के लिए कांग्रेस में कोई संचार हो जाएगा, देखिए ऐसा उत्साह, है ऊर्जा और ताकत का? देखिए ऐसा है कि जो जिस तरीके से चीज़ों को इन लोगों ने केवल कांग्रेस को ही बदनाम करने का इन लोगों ने पूरा काम किया। आप देख सकते हैं मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। कांग्रेस मुक्त कहाँ हुआ? पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त है। सारे लीडर देखिए कांग्रेस के लोगों को लेकर, चाहे वो हेमंत बिस्वा शर्मा को ले लीजिए, चाहे आप जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया को देख लीजिए, यूपी में देख लें आप, आरपीएन सिंह से लेकर जो जितेंद्र प्रसाद से लेकर, कौन ऐसे लीडर नहीं जिनको इन्होंने नहीं लिया है। सबको कांग्रेस से लेकर आप कांग्रेस युक्त मुक्त बात करते हो, पूरी भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त हो गई है। तो ये कांग्रेस को कमज़ोर नहीं कर पाएँगे। ठीक है, समय होता है, थोड़ा अप्स डाउन्स लगे रहते हैं राजनीति में, पर ये आप आने वाला समय आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ क्योंकि ये बरगद का पेड़ है। मैं फिर कहना चाहूँगा ये बरगद का पेड़ है, बैनियन ट्री है।
कितना भी काटना चाहेंगे, कितना भी उसको ध्वस्त करना चाहेंगे, पर उसकी जड़ें ऊपर से लटक जाएँगी और वहीं पर तना बन जाएगा। वहीं जड़ें लटकेंगी और तना बन जाएगा। तो ये भ्रम है, आप देखेंगे आने वाला समय कांग्रेस का बहुत मजबूत होने वाला है। एक अप्रिय सवाल पूछ रहा हूं अजय जी। देश में राजनीति दलित पिछड़ों की राजनीति मंडल के बाद से उभार पर आई, उसके नतीजे हमने बिहार, यूपी और कई राज्यों में देखे और हर जगह पिछड़े दलित की राजनीति की बात होने लगी। नतीजा आया कि जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी तक भी करने लगे और करते रहे। हालांकि चुनावी नतीजे कांग्रेस के पक्ष में नहीं गए, लेकिन ये कहा जाता है कि यूपी में जहां ओबीसी पिछड़ों की आबादी 50% से ज्यादा है, जहां दलित आबादी इतनी है कि मायावती और कांशीराम की राजनीति 4 बार मायावती को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक उस आबादी की ताकत ने पहुंचाया, वहां कहा जा रहा है कि कांग्रेस को ऐसे वक्त में पिछड़ों और दलित से कोई प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चुनना चाहिए या तय करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस ने उस समाज, उस बिरादरी के नुमाइंदे को या बिरादरी के शख्स को चुना प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, भूमिहार समाज के, जिनकी आबादी यूपी में 1-2% है, पता नहीं कितना है, मुझे पता भी नहीं। तो ये कहा जा रहा है कि सवर्ण को प्रदेश अध्यक्ष बनाना ऐसे मौके पर कांग्रेस के लिए बहुत मुफीद फैसला नहीं था। देखिए, मैं कहना चाहूँगा, आपने जातिगत जो बातें कही हैं, वो निश्चित तौर से समाज के अंदर जातिगत जो समीकरण है, वो तो है ही है। पर एक जो जिस समाज से मैं आता हूँ, मैं अपने सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही गौरवान्वित हूँ कि मैं भूमिहार समाज से आता हूँ। मैं गौरवान्वित हूँ कि उस समाज का मैं बेटा हूँ और ये समाज ऐसा समाज है जो भूमिहार मतलब भूमि से आहार जो पैदा करने वाले, जो भूमि हम्म, से आज अन्न हम्म, पैदा होता है, वो हमारे समाज के लोग और पूरी ताकत के साथ पूरब से लेके पश्चिम में त्यागी होते हैं। इधर आप देखेंगे भूमिहार हैं हम्म, और हम सब लोग आज भूमि से जो अनाज पैदा करके सबके पेट भरते हैं और हम्म। हमारी संख्या कम है पर प्रभावशाली है और हम सबको जोड़ कर लेकर चलते हैं। हम कितनी सबको अपने कि, साथ हम हमारी कितनी बात हो जाने आबादी है? दीजिए, हमारी अच्छा, बात पूरी हो जाने दीजिए, मैं बता जी रहा हूँ प्लीज, आपको। हम प्लीज। सबको जोड़कर चलते हैं। हमारे यहाँ जिस गाँव में भूमिहार समाज रहता है, आप पता लगा लीजिएगा, उस गाँव में अगर किसी भी जात बिरादरी गरीब व्यक्ति के यहाँ अगर शादी है, विवाह है, उसके यहाँ कोई दुःख का समय है, तिरई है, तो हम सब लोग उसकी पूरी मदद करते हैं। अनाज से, पैसे से, तन से, मन से, धन से, जैसे भी हो कि उसकी प्रतिष्ठा हमारी है। भले वो हमारे गाँव का दलित हो, हमारे गाँव का पिछड़ा हो, हम उसकी इज़्ज़त आबरू पर कभी भी उसका घटने नहीं देते क्योंकि हम उसको अपना मानते हैं, अपना भाई मानते हैं। ठीक है, हम अलग जात से हैं, वो अलग जात से है, पर हमारा भाई है, हमारा परिवार है, ये हमारी क्वालिटी है। हम सबके साथ जैसे जिस गाँव से मैं आता हूँ, मेरा गाँव जमानिया में मलसा गाँव है, गाज़ीपुर में। हमारे यहाँ यादव भी हैं, मुसलमान भी हैं और हमारे यहाँ दलित भी हैं, बिंद भी हैं। पर किसी भी घर में अगर कोई भी फंक्शन होता है, हम सब लोग मिलकर एक-दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। तो ये हमारे जोड़ कर लेके चलने की जात है। हम सबको साथ लेके चलते हैं। हमारी आबादी कम है, उस पे मत जाइए। हमारी ताकत बहुत है। क्यों? क्योंकि हम पूरे समाज को जोड़ कर लेके चलते हैं। सबके हम्म, सुख-दुःख के साथी होते हैं। मैं जिस विधानसभा में 5 बार विधायक रहा हूँ, वहाँ मुश्किल हम्म, से 30,000 28,000 वोट है। 5 बार हम्म, विधायक रहा हूँ। पहली बार उदल जी जैसे व्यक्ति का आशीर्वाद मुझे मिला, उनको हराया। जहाँ 90,000 वोट पट्टे वोट है हमारे यहाँ। 9 बार उदल जी विधायक थे। तो जात के आधार से नहीं हरा दिया। दूसरे बार सोनेलाल जी को हराया। तीसरी बार भी सोनेलाल जी को हराया। चौथी बार पूरी बसपा की सरकार को हराया। तो ये हमारी जात जो है जोड़ कर लेके चलती है और हम गौरवान्वित हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उस जात के अंदर हमारी पैदाइश है और हमारे माँ-बाप ने हमको ऐसा बनाया है कि हम समाज के अंदर काम कर रहे हैं। नहीं, मुझे इस पर एतराज नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आपने, ठीक है, आपके अपने इलाके में असर, दबदबा होगा, आपकी लोकप्रियता होगी, तभी नहीं आपने 5 दबदबा बार नहीं, हम सेवा करके सबके साथ जुड़े हुए हैं। सबके साथ सेवा करके, सबके सुख-दुःख में अपना खून देकर उसकी जान बचाते हैं। अगर उसको लेकिन खून उस च इलाके ज़रूरत के तो है आप थोड़े बाहुबली भी रहे हैं, अब नहीं, हो नहीं सकता है बाहुबली नहीं हूँ। दबंग दबंग रहे। बाहुबलियों से लड़ना होगा तो ताकतवर तो बनना पड़ेगा ना। बाहुबलियों से लड़ा हूँ, तो उससे तो ताकतवर होना पड़ेगा। पर किसी को अपने बाहुबल से हर आदमी की सेवा की है, उसकी उसकी मदद की है, कभी उसको परेशान नहीं किया, कभी उसको सताया नहीं आज तक। हाँ, लेकिन अब उसी पर आ रहा हूँ जो सवाल है, चूंकि ये सवाल उठता है और राजनीति का उभार जिसका मैंने जिक्र किया,
दलित पिछड़ों की राजनीति का उभार, जिसकी वजह से जातिगत जनगणना का सवाल इतना बड़ा हो गया कि बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार ने उसको सबसे बड़ा मुद्दा बना दिया। तो यूपी में भूमिहार की आबादी मुझे नहीं पता कितना है, कहीं गूगल पर देख रहा था 50-60 लाख है। मतलब यूपी 22-24 करोड़ के सूबे में 50-60 लाख 70 लाख जो भी होगा, तो बहुत ही मिनिमम आबादी है, न्यूनतम आबादी वाला अगर कोई शख्स यूपी की सबसे बड़ी पुरानी पार्टी, सबसे बड़ी नहीं कहूं, सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष बनता है, तो एक तबका, चूंकि आज क्या होता है हिस्सेदारी, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो हिस्सेदारी का सवाल फिर उठता है कि ऐसे समय में कांग्रेस को दलित पिछड़ों को चेहरा बनाना चाहिए था, क्योंकि सामने उसी तरह की राजनीति हो रही है, बजाय इसके कि भूमिहार समाज के अजय राय को कांग्रेस ने ऐसे मौके पर चेहरा बनाया। और ये सवाल और उठता है अजय राय जी, मैं खास तौर से पूछ रहा हूं, पड़ोसी राज्य बिहार, वहां भी भूमिहार समाज के अध्यक्ष हैं, और वही मैं पड़ोसी कहने जा रहा हूं। झारखंड, वहां भी भूमिहार समाज के अध्यक्ष हैं। तो 3 राज्य में भूमिहार अध्यक्ष है, बिहार में भी पिछड़ों की राजनीति हो रही है, वहां भी भूमिहार अध्यक्ष। ये कहा जा रहा है कांग्रेस ने ये सवर्ण को तीनों जगह बिठा दिया, ये सही फैसला नहीं है। देखिए, ऐसा है कि ये मैंने कहा ना कि जोड़ने के लोग हैं। अगर आप केवल जात के आधार पर अगर देखना चाहेंगे, तो मैं समझता हूँ कि किसी व्यक्ति को भी जो भी हमारे महान जो भी पुराने लोग रहे हों, उनको आप उठाकर देख लेंगे, तो जात के आधार पर कोई निर्णय ऐसे नहीं हुए। सब लोग जिन्होंने आगे बढ़कर काम किया, देश के अंदर, समाज के अंदर सेवा की है, जनता ने उसको हाथ उठाया, उसको आगे लेके, चाहे महात्मा गांधी को आप ले लें। अब महात्मा गांधी की आबादी कितनी रही होगी पूरे देश के अंदर? जो बापू हमारे, आप उस पे आ जाइए, कितनी आबादी रही होगी उनकी, पर उन्होंने सबको साथ लेकर चला, सबके अपना पूरा जीवन त्याग कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति आगे सर बढ़कर अब महात्मा गांधी को इसमें मत लाइए, महात्मा नहीं, नहीं, गांधी एक अलग नहीं, नहीं, अलग शख्सियत थे। नहीं, नहीं, किसी अब की उनकी बात नहीं, बिरादरी कमियां, उस पर मैं हम राजनारायण राजनीति पर आ रहे हैं। जो हम राजनीतिक राजनीतिक समीकरण है, जातिगत नहीं, नहीं, समीकरण है, हमारी जातीय राजनीति स्वीकार। हाँ। हमें राजनीतिक जैसे राजनारायण जी थे। हम्म राजनारायण जी भी भूमिहार थे ना बाय कास्ट। हम्म हम्म। आप देख लीजिए, राजनारायण जी से बड़ा लड़ने वाला व्यक्ति, राजनारायण जी से त्याग करने वाला व्यक्ति कौन कौन बना? हम नहीं, ये उठाकर कहकर फिर आप कहिएगा कि राजनारायण से बड़ा लड़ने वाला कौन था, त्याग करने वाला कौन था, ये कहकर गलत कहिएगा। 20 नाम अभी आ जाएंगे जो उनसे ज्यादा लड़ा, त्याग किया, और नहीं, जिन्होंने नहीं, दलित पिछड़ों मैं और हम समाज के पिछड़े मैं वंचित समाज के लिए दशकों तक नहीं, काम किया। नहीं, बिहार में नहीं, हो मैं चाहे कर्पूरी ठाकुर हो, चाहे यहाँ बहुत सारे लोग हैं, उस नहीं, नाम पर नहीं, जाकर तो, हाँ हाँ मैं अपनी जात की बात कर रहा हूँ, जिस जात से मैं हाँ, आता हूँ उसकी बात मैं कर रहा ठीक हूँ। है, मैं ठीक दूसरी है। जात की बात नहीं कर हाँ रहा हूँ। हाँ मैं हमारी मतलब उस समाज से आते थे राजनारायण जी, मैंने इसकी बात बोली कि वो लड़ने वाले व्यक्ति, मान त्याग वाले व्यक्ति, जिन्होंने समाज में, और आपको शायद उनके बारे में जानकारी नहीं होगी, उनकी जो यहाँ रहने वाले हैं बनारस के, वो मोती कोट एक गाँव है उनका, वो अब जब उनके भाई-भाई में बँटवारा होता था जब अनाज का, तो खड़ी फसल को वो कहते थे भाई मुझे नहीं चाहिए, सब गाँव वालों को बाँट दो काट के। गाँव वालों को बँटवा देते थे। और गाँव वाले क्या, केवल भूमिहार थोड़े, हर जात वर्ग के ले जाते थे। तो मैंने कहा ना कि ये ऐसे लोग हैं कि जो समाज के अंदर त्याग और अपने मतलब एक सहृदयता से और सबको जोड़ कर लेके चलने वाले। हाँ, केवल लेकिन जात केवल लेकिन जात के आधार पर अगर होगा, तो इसका मतलब कि हमारा भूमिहार होना गुनाह है। इसका मतलब कि नहीं, हम भूमिहार हैं तो हमको पद नहीं मिलेगा या हमें हमें स्थान नहीं मिलेगा। हम उस जगह पर नहीं बैठ सकते हैं। हमारे कार्य को देखा जाए, हमारी कार्यप्रणाली देखा जाए। हाँ, हमारे कार्य अगर गलत हो, मैं बेईमान हूँ, मैं चोर हूँ, या मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास निर्णय लेने की क्षमता नहीं है या लड़ने की क्षमता नहीं है, तब तो ठीक है। हाँ, केवल जात के आधार पर अगर निर्णय होगा, तो वो चीज़ें चल नहीं, ही रही हैं। ये चूंकि ये कहा जाता है कि कार्य जिसकी कार्य के आधार आबादी पर निर्णय लिया जाए, अगर 50%, कार्य के 60%, कार्य के आधार 70% पर अगर निर्णय आबादी है, लिया जाएगा और मैं जिस दब तबके जाऊँगा, की। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी। अगर कार्य के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, अगर मैं दब जाऊँगा, तो मैं राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूँगा, आपको कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। मैं दबूँगा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी स्तर से कोई भी ताकत हमको झुका नहीं पाई, ना मैं खरीद पाई, ना हमें आज तक। आपने 2014 में आकर इंटरव्यू भी लिया था, मेरा नाव पर, आपको याद होगा, बजड़े पर। उस समय पूरी ताकत लगी थी मोदी जी एंड कंपनी की मुझे खरीदने की और झुकाने की, पर खरीद नहीं पाए, झुका नहीं पाए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने मुझे वो ताकत दी, मेरे परिवार ने वो ताकत दी है। मैं तमाम लोग बिक गए, तमाम लोग बदल गए, पर हम लोग नहीं बदले, क्योंकि हमारे अंदर एक एक इंसानियत का खून विराजमान है, एक इंसानियत मेरे अंदर है, और जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है, हमारी ताकत है, वही हमारी पहचान है। नहीं, दल तो आपने भी बहुत बदले ना अजय जी। 3 बार आप तो बीजेपी के विधायक रहे, फिर बसपा
के साथ रहे, फिर निर्दलीय रहे, फिर समाजवादी पार्टी के साथ रहे, उससे भी विधायक बने, फिर आप नहीं, कांग्रेस में आए, तो आपने दल पार्टियां तो इसलिए बहुत बदली। दल इसलिए बदला कि लड़ने वाला आदमी था ना, बिकाऊ नहीं हुआ। कोई नहीं कह सकता, कोई माइकल किसी से पूछ सकते हैं आप। लड़ा, झुका नहीं। अब भाजपा झुकाना चाहती थी। भाजपा का चाहती थी कि नहीं, मैं इनके साथ पीछे जो डमरू बजाएँ और मैं इनके पीछे-पीछे घूमता रहूँ, वो मैं नहीं काम करने वाला हूँ। मैं सम्मान के साथ, दमदारी के साथ राजनीति करने वाला हूँ। अच्छा ये बताइए, क्या आप लोग जब घूमते हैं, जैसे आपने सहारनपुर से लेकर लखनऊ तक इतनी लंबी यात्रा, 50-60 शायद कितने 11 जिले और 16 लोकसभा चुनाव कवर किया, ये सब करते हुए ये सवाल आपको अप्रिय, मैंने पहले कहा अप्रिय लग सकता है, लेकिन नहीं, चूंकि नहीं कोई देश में एक दलित पिछड़ों की चेतना बहुत राजनीति को बदल चुकी है, देश की राजनीति को 30-32 सालों में, खास तौर से मंडल के बाद। और इसलिए हर राज्य में समीकरण भी बदले, जातीय राजनीति भी बदली, या दलित पिछड़ों की नुमाइंदगी बहुत बढ़ी जो नहीं थी एक समय में। अजय जी, हमने देखा क्या होता था बिहार में, वही बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झाझा, जगन्नाथ मिश्रा, सत्येंद्र नारायण सिंह, सारे वही बनते थे मुख्यमंत्री, जो अपर कास्ट या राजपूत कहें, ब्राह्मण कहें। वैसे यूपी में हुआ, लेकिन एक दौर आया 89 के बाद, जब वहां लालू यादव हो गए, यहाँ मुलायम सिंह यादव हो गए, फिर मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी, तो राजनीति, मैंने कहा कि दलित पिछड़ों की राजनीति का उभार हुआ, और उसका असर हम हर राज्य में देख रहे हैं। अभी जैसे मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया एमपी में बीजेपी ने, वैसे आदिवासी मुख्यमंत्री बन गए छत्तीसगढ़ में, तो वैसे ही डिप्टी सीएम आपके यहाँ मौर्य हैं। तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या ये कांग्रेस में ये चिंतन या चिंता नहीं है कि नेतृत्व के स्तर पर दलित पिछड़ों की नुमाइंदगी कांग्रेस में जैसी होनी चाहिए थी वो नहीं है? हमारे यहाँ देखिए, मैं आपकी बात बताना चाहूँगा। सबसे बड़ा दलित चेहरा हमारे यहाँ, जो किसी के पास नहीं है। हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहे हैं आप? राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो लगातार चुनाव जीतते रहे और लगातार शुरू से जनता के बीच में रहे, मज़दूर के बेटे, उनसे बड़ा दलित चेहरा पूरे पूरे देश में किसी के पास नहीं है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब दलित हैं, तो मैं समझता हूँ सब लोग उसी में समाहित हैं। पूरा देश, हमारे जितने भी प्रदेश के अध्यक्ष या सब लोग हैं, सब लोग मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ समाहित हैं। जब वो हमारे सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे दलित हैं, तो हम सब लोग उन्हीं के पार्ट हैं। सब उन्हीं के अलग-अलग शाखाएँ हैं। तो उस एक यूपी की शाखा, एक बिहार की शाखा, एक झारखंड की शाखा, चारों तरफ शाखाएँ हैं। और मेन एक हमारी दलित अध्यक्ष के साथ 3 भूमिहार की शाखा, बिहार, नहीं, झारखंड नहीं, और। नहीं, नहीं, मैंने आपने जो बोला ये बात, तो मैंने कहा ना कि भाई हमारा मेन सबसे बड़ा जो हमारा नेता, जो सबसे बड़ा बनियन ट्री, बरगद का पेड़, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। हम लोग उनके साथ खड़े हैं। वो हम उनके सोल्जर्स हैं। जो आदेश होगा उसमें लड़ भिड़ जाएँगे। और मेन सबसे बड़ा दलित चेहरा मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो निर्विवाद इस देश के अकेले दलित चेहरा है, और जिनकी क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है पूरे देश के अंदर। नहीं, अकेले सबसे दलित बड़ा चेहरा दलित मत चेहरा। कहिए, और भी दलित लीडर्स हैं भाई। मायावती हैं आपके सूबे में, जहां आप हैं वहां मायावती हैं। नहीं, दलित चेहरे जिस देश तरीके में से और। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कद है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में शायद उस तरीके का कद अभी दलित चेहरा वो किसी के अपने पास अपने पार्टी के वर्कर जो मानने वाले हैं विचार, उनके होंगे भाई। 13% वोट मायावती को अभी भी मिले, 20% हमेशा मिले, तो इसलिए वो एक राजनीतिक दल अलग अलग है, सबके अपने समर्थक विचार अलग होंगे। आपके लिए भी कहा जाता है अजय जी कि आप प्रियंका गांधी के आदमी हैं, प्रियंका गांधी आपको पसंद करते हैं, इसलिए जैसे ही आपने कार्यभार संभाला, पहले ही कह दिया कि हम प्रियंका गांधी को न्योता देंगे कि वो बनारस आकर चुनाव लड़े। नहीं। देखिए, ऐसा है कि जो एक परिवार की तरह हम लोगों को ध्यान रखता है परिवार, चाहे वो मैं जेल में बंद था, एनएसए में बंद था, जिस तरीके से गांधी परिवार ने हमारे परिवार का ध्यान रखा। मैं जेल में बंद था, एनएसए में, फतेहगढ़ जेल में। मेरी पत्नी से राहुल जी बात करके हमेशा सांत्वना देते रहे। प्रियंका जी बच्चों से बात करती थी, सोनिया जी ने बुलाकर अपने घर पे मिला। तो उस पर वो सब चीज़ें कैसे भूल जाएँगे? पद तो आता-जाता रहेगा। पर जब जिस परिवार के साथ इस तरह का आत्मीय रिश्ता बन गया, तो वो तो परिवार का सदस्य हो गया ना। वो तो मरते दम तक नहीं छूटने वाला है। चाहे पद मिले, न मिले, पद रहे, न रहे। उनके 2009 में मैं इंडिपेंडेंट चुनाव जीता और कांग्रेस के साथ आया। मुझे पद कब मिला? 2022 में प्रांतीय अध्यक्ष मुझे बना दिया गया। मैंने कोई कुछ भी नहीं कहा, मेहनत किया 12 जिले में। 12 जिले में मेहनत करके अपनी चीज़ों को दिखाया, तो मुझे प्रमोट करके फिर पार्टी ने मुझे प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। अब दिन-रात काम कर रहा हूँ।
पार्टी अस्वस्थ ने होकर बनाया, प्रियंका जी ने बनवाया? नहीं, अब प्रियंका जी तो पार्टी के ही तो पार्ट हैं, अलग थोड़ी है, कांग्रेस पार्टी की पार्ट है और हमारी बहन है, तो जो पार्टी का आदेश होगा उसका पालन करना हमारा कर्तव्य है और उनका हमसे लगाव है, हमसे हमसे स्नेह रखती हैं, तो निश्चित तौर से स्नेह, प्यार हम दोनों तरफ से हम जितना हमको मानती हैं, उससे ज़्यादा हम लोग उनको पसंद करते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं और निश्चित तौर से ये कांग्रेस परिवार का अपनापन है, परिवार के साथ हमारी पत्नी से जब मैं बंद था तो मेरी पत्नी को बुलाकर इन सोनिया जी ने अपने घर पर आशीर्वाद दिया था और कहा था कि हम लोग आपके साथ खड़े, चिंता मत करना। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हम लोग जैसे लोगों के लिए? तो प्रियंका जी का जितना स्नेह आपके प्रति है, स्नेह और प्यार, उतना ही राहुल जी का भी है कि नहीं है? अरे मैंने कहा ना कि राहुल जी मेरी पत्नी से बात करके उनको स्नेह करते थे, उनको बोला कि हम सब लोग आपके साथ हैं। तो ये परिवार में भी कोई 2 तरीके की बात थोड़ी होती है। वो तो एक ही एक जैसा सबसे व्यवहार है। चाहे जो राहुल जी से भी वही एक भाई का रिश्ता है, प्रियंका जी से बहन का रिश्ता है और सोनिया जी गार्जियन हैं, हम लोगों के अभिभावक हैं। तो जब अभिभावक ही आशीर्वाद दे रहा है तो उसमें भाई और बहन में कोई बँटवारा थोड़ी है। हम लोगों के लिए सब लोग एक समान हैं, सब लोग स्नेह प्यार करते हैं और उस परिवार के साथ मेरा लगाव है, अपनापन है। चलिए, अब आखिरी सवाल राजनीतिक कि 2019-14 का जिक्र हमने बहुत किया। अब अगले 10 दिन 5 दिन में जब भी यूपी में गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाए कि सपा और कांग्रेस और आरएलडी में कौन कितनी सीट पर लड़ेगा, जब पूरी तरह से क्लियर हो जाए, उसके बाद चुनाव होगा। मैं आपसे पीसीसी चीफ होने के नाते अजय राय जी पूछना चाहता हूं, आज की तारीख में या अगले 2.25 महीने में जो भी स्थितियां बने, आपको क्या लगता है कि यूपी में 80 सीटों में से कितनी सीट पर इंडिया गठबंधन चुनाव जीत जाएगा? देखिए बीजेपी तो ऐसा अपने नंबर बताती है, इसलिए मैं कह रहा हूं योगी आदित्यनाथ अब की बार 80 पार कर रहे हैं, मत 80 पार की नहीं कह रहे हैं, अब की बार 80 की भी बात कर रहे हैं। हाँ। अब देखिए वो तो कुछ भी बोलते रहते हैं इनकी बात। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से गठबंधन की बात चल रही है और जिस तरीके से एक-दूसरे के साथ ये बातें चल रही हैं, अगर ये बहुत ही मजबूती के साथ आगे गठबंधन खड़ा हुआ, तो इसका परिणाम अप्रत्याशित आएगा। अप्रत्याशित इसलिए बोल रहा हूँ कि जनता ऊब चुकी है। इन सारी चीज़ों से ऊब चुकी है और ये अति कर रहे हैं। अति करके जो अपनी चीज़ों को दिखा रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, इवेंट कर रहे हैं, ये इवेंट मार्केटिंग अति है, इसका जवाब ज़रूर मिलेगा और बस मजबूती के साथ गठबंधन जो खड़ा होगा, दिखाई देगा आपको, तो मैं समझता हूँ कि सारी चीज़ें बदल जाएँ। उसके बाद इसकी चर्चा हम कितनी सीटें जीतेंगे, उसके बाद मैं आपके ऑन कैमरा आके बता सकता हूँ। चलिए अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, धन्यवाद। मैंने कुछ अप्रिय सवाल भी पूछे नहीं, होंगे, नहीं। तो उसके लिए माफी चाहूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। और जाहिर है चुनाव से पहले अभी चूंकि वक्त है 2.25 महीने का, हो सकता है 1 2 बार 3 बार और हम लोग बात करें। बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस इंटरव्यू को देखा। नमस्कार।